नमस्ते। आज की हमारी इस चर्चा में हम दक्षिण भारत के एक ऐसे शानदार साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी दौलत और ताकत ने प्राचीन रोम और चीन तक को कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज ये नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुमसा हो गया है। तो चलिए अतीत के इस बेहद दिलचस्प सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने दुनिया भर के व्यापार पर राज किया, जिसके पास अकल्पनीय संपत्ति थी, लेकिन फिर भी हमारे इतिहास के किताबों में उसे वो जगह नहीं मिली जिसका वो हकदार था। आखिर कौन सा था वो साम्राज्य? आइए इतिहास के इस अनसुने रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जवाब है महान पांड्य साम्राज्य। ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्राचीन तमिल शक्ति की जिसकी जड़ें हजारों साल गहरी हैं। कहा जाता है कि प्रथम संगम की शुरुआत तेन्नाडु नाम के एक ऐसे इलाके में हुई थी जो अब समुद्र में समा चुका है। कमाल की बात है ना? ये सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि हमारी तमिल संस्कृति और भाषा का एक बेहद मजबूत स्तंभ था। और इनकी इस जबरदस्त ताकत का प्रतीक क्या था? मछलियों का एक जोड़ा? जी हां, आज के हमारे इस विश्लेषण में हम यही समझने वाले हैं कि आखिर इस पांड्य राजवंश का असली ऐतिहासिक महत्व था क्या। इन्होंने दुनिया को ऐसा क्या दिया, और सबसे बड़ा सवाल, इतना शक्तिशाली साम्राज्य अचानक से गुमनामी के अंधेरे में कैसे चला गया? तो चलिए सबसे पहले एक भूली हुई शक्ति के उदय यानी उनके 3 अलग-अलग दौर को समझते हैं। इनका जो मुख्य इलाका था ना, उसे पांड्य मंडलम कहा जाता था और उनकी शानदार राजधानी थी मदुरई। लेकिन उनका ये सफर एकदम सीधा नहीं था। अब देखिए, इनका जो शासन था वो लगातार एक जैसा नहीं चला। ये 3 खास चरणों में बटा हुआ था। पहला था उनका शुरुआती दौर जो 4वीं से 3री सदी ईसा पूर्व के बीच था। फिर आया उनका मध्यकालीन युग 6वीं से 10वीं सदी तक। और फिर 13वीं से 14वीं सदी में उन्होंने एक जबरदस्त वापसी की। लेकिन दिक्कत यह है कि इन चरणों के बीच में कुछ बड़े अंतराल आ गए थे, जैसे कलभर राजवंश का समय। और सच कहूं तो इसी खंडित टाइमलाइन की वजह से इनकी पूरी कहानी को एक साथ याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। खैर, अब आते हैं इनके वैश्विक व्यापार और बेतहाशा दौलत पर। मोतियों का एक ऐसा केंद्र जिसने पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया। मार्को पोलो जैसे महान यात्रियों ने जब इन्हें देखा तो वो भी इनकी संपत्ति देखकर पूरी तरह दंग रह गए थे। इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क सच में हैरान कर देने वाला था। पश्चिम में देखिए, ये रोम, मिस्र और अरब के साथ सीधा व्यापार कर रहे थे। वहां अपने मसाले और मोती भेज रहे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन्होंने सीधे रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में अपने राजदूत तक भेजे थे। और पूर्व की तरफ, वहां चीन और मलाया के साथ व्यापार चल रहा था, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों का। मतलब उस जमाने में पांड्य साम्राज्य एक असली वैश्विक व्यापार केंद्र बन चुका था। तो आखिर ये लोग बेचते क्या थे जिससे ये इतने अमीर हो गए? सबसे बड़ी चीज थी मोती। मन्नार की खाड़ी और उनके सबसे खास बंदरगाह कोरकई से निकलने वाले मोतियों की पूरी दुनिया में भारी मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, दालचीनी, बेहद कीमती हाथीदांत और एकदम उच्च गुणवत्ता का मलमल और रेशम, इन सब चीजों ने मिलकर इनकी अर्थव्यवस्था को आसमान पर पहुंचा दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, इतनी सारी दौलत का इन्होंने किया क्या? तो चलिए वास्तुकला और संस्कृति की बात करते हैं। आसमान छूते इनके निर्माण। इन्होंने अपना पैसा लगाया कला और भव्य परियोजनाओं में। कठोर ग्रेनाइट की चट्टानों को काटकर अद्भुत मंदिर बनाए। और जब हम इनकी वास्तुकला की बात करते हैं ना, तो दिमाग में सबसे पहले आते हैं गोपुरम। ये विशाल, बेहद खूबसूरत और बारीक काम वाले प्रवेश द्वार थे जो द्रविड़ वास्तुकला की पहचान बन गए। इन गोपुरम की ऊंचाई और भव्यता देखकर आप आज भी उस वक्त के कारीगरों की क्षमता के कायल हो जाएंगे। यहाँ पर वास्तुकला का एक बड़ा ही दिलचस्प अंतर है जो हमें समझना चाहिए। आपने चोल राजाओं के मंदिर देखे होंगे। उनका सारा ध्यान गर्भगृह के ठीक ऊपर ऊंचे टावर बनाने पर होता था, जिन्हें विमान कहते हैं। लेकिन पांड्य राजाओं का अंदाज एकदम अलग था। उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया प्रवेश द्वारों पर, यानी गोपुरम को विशाल और भव्य बनाने पर। यह उनकी अपनी एक अलग और अनोखी पहचान थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां बेहिसाब दौलत होती है वहां दुश्मन भी होते हैं। कूटनीति, युद्ध और दक्षिण पर कब्जे का एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष। पांड्य साम्राज्य के पास कावेरी डेल्टा जैसी उपजाऊ जमीन थी और हर कोई इस पर कब्जा जमाना चाहता था। तो इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? चोल, चेर, पल्लव, चालुक्य और यहां तक कि सीलोन की सिंहली।
मतलब दक्षिण भारत की शायद ही कोई बड़ी ताकत बची हो जिससे इनका टकराव ना हुआ हो। शीर्ष पर बने रहने के लिए इन्हें इन सब के साथ लगातार कई थका देने वाले युद्ध लड़ने पड़े। इन शक्तिशाली राजाओं ने युद्ध के मैदान में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लगातार लड़ाइयां लड़ी, अपनी सीमाएं बढ़ाईं, यहां तक कि श्रीलंका तक पर हमले कर दिए। लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि जब आप हमेशा युद्ध के मैदान में ही रहेंगे तो कहीं ना कहीं अंदर से कमजोर होने लगेंगे। इन अनगिनत युद्धों ने धीरे धीरे उनके संसाधनों और ऊर्जा को पूरी तरह से निचोड़ कर रख दिया था। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ लेती है। साम्राज्य का पतन, जब एक ही घर के दो टुकड़े हो गए। 14वीं सदी तक आते आते चीजें पूरी तरह बिखरने लगीं, और इसका कारण सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं थे, बल्कि उनकी अपनी पारिवारिक कलह थी। हुआ कुछ यूं कि राजा मारवर्मन कुलशेखरन ने अपने एक बेटे सुंदर पांड्यन को सत्ता में सह शासक बना दिया। बस फिर क्या था, उनका दूसरा बेटा वीर पांड्यन इतना भड़क गया कि उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। सत्ता के लिए दोनों भाइयों में भयंकर गृहयुद्ध छिड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए सुंदर पांड्यन ने दिल्ली जाकर अलाउद्दीन खिलजी की शरण ले ली, और इसी एक गलती ने 1311 में दिल्ली सल्तनत के सेनापति मलिक काफूर के लिए मदुरई के दरवाजे खोल दिए। मलिक काफूर का ये आक्रमण इस कदर विनाशकारी था कि सब कुछ तबाह हो गया। मदुरई शहर को बुरी तरह लूटा गया और अंत में वहां मदुरई सल्तनत की नींव पड़ गई। इसी के साथ एक वो साम्राज्य जो कभी दुनिया के व्यापार को नियंत्रित करता था, उसका दक्षिण भारत से राजनीतिक वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो अब हम आते हैं इस चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर। आखिर इतिहास में इन्हें इतना कम क्यों याद किया जाता है, वो भी तब जब वो इतने महान और शक्तिशाली थे। देखिए, ऐसा होने के पीछे कुछ बहुत ही स्पष्ट कारण है। पहला तो ये कि हमारी इतिहास की किताबों में ज्यादातर ध्यान हमेशा उत्तर भारत के साम्राज्यों पर रहा है। दूसरा, दक्षिण में ही उनके जो पड़ोसी थे, जैसे चोल और बाद में विजयनगर साम्राज्य, उनकी महानता ने पांड्य वंश की उपलब्धियों को कहीं ना कहीं ढक दिया। तीसरा कारण है उनका वो टूटता बनता शासन, जिससे कोई एक सीधी और निरंतर कहानी नहीं बन पाई। और चौथा, जो कि इतिहास का एक कड़वा सच है, इतिहास अक्सर वही लिखते हैं जो अंत में जीतते हैं। यहाँ पर एक इतिहासकार का कथन इस पूरी कहानी को एकदम सटीक तरीके से समेट देता है। दक्षिण भारतीय इतिहास और कला में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद आंतरिक कलह और बाहरी आक्रमणों ने उनके पतन को जन्म दिया। आज उनकी विरासत मंदिरों के खंडरों और उनकी महिमा की कहानियों में जीवित है। और ये बिल्कुल सच है, उन्होंने तमिल संस्कृति, साहित्य और द्रविड़ वास्तुकला को जो दिया है, उसकी छाप इतनी गहरी है कि उसे कोई नहीं मिटा सकता। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही गहरी सोच में डाल देती हैं कि अगर हम अपना इतिहास खो देते हैं तो हम अपनी पहचान खो देते हैं। ऐसे भूले बिसरे साम्राज्यों के बारे में बात करना सिर्फ अतीत को पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हमारी वैश्विक और सांस्कृतिक विरासत असल में कितनी समृद्ध और विविध रही है। पांड्य साम्राज्य की कहानी हमें बिल्कुल यही सिखाती है। तो आज की इस चर्चा को हम इसी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, इतिहास के इन अंधेरों और परछाइयों में ऐसे और कितने महान साम्राज्य छिपे होंगे जो आज भी दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास के इन अनसुने पन्नों को पलटने और गहराई से समझने का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए।